नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में भूदसाव पर गंभीर धामी सरकार। सचिवालय में मुख्यमंत्री लेंगे उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों के साथ करेंगे हालात पर मंथन। हाथीदांत तस्करी पर खाकी का शिकंजा। रुड़की पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हाथी के 2 दांत भी बरामद। 30 लाख बताई जा रही कीमत। उत्तराखंड की उपलब्धियों में जुड़े 4 चांद। देश के टॉप 3 थानों में शामिल हुआ बनबसा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जताई खुशी। सोलह मार्च से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी की डेट शीट। 6 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षा। हाड़ कपाने वाली ठंड ने जनजीवन को किया सुन्न। शीतलहर से कांपे लोग। किसान और बागबानों में दिखी मायूसी। हालांकि आने वाले दिनों में मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ शहर में भूधसाव के कारण 500 से ज्यादा भवनों में दरारें आ गई है। अब इस मसले पर सरकार गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्य सचिव समेत मुख्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को जोशीमठ जाकर हालात का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि जोशीमठ से औली की आवाजाही के लिए औली जोशीमठ रोपवे प्रमुख साधन है। भूदसाव के चलते इस रोपवे को भी अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया गया है, जिससे पर्यटक खासे परेशान हैं। वहीं 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग से लगे भवनों में भूदसाव से मकानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे यहां बसे लोग भय के साए में रात गुजार रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जोशीमठ में भूदसाव को लेकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव समेत अन्य अधिकारी वहां कैंप पर रहे हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए सभी कार्य और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है, वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, जोशीमठ के लोगों पे एक भारी समस्या आन पड़ी है। वहां भूधसाव के कारण लगभग 500 घरों के दीवारों पर दरार पड़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के भूधसाव को लेकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जोशीमठ से, और क्या कुछ धामी सरकार द्वारा वहां के लोगों के लिए किया जा रहा है इस समस्या को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव की खबरें लगातार आ रही थी और जन टीवी पर हम लगातार इन खबरों को पब्लिश कर रहे थे, प्रसारित कर रहे थे, जिसका असर ये हुआ है कि सबसे पहले आम जनमानस ने जिलाधिकारी के आवास का घेराव किया था, उसमें हमने प्रमुखता से रखा था। वाडिया इंस्टीट्यूट की जो भूगर्भीय सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंची थी, तो हमारे संवाददाता ने उसको भी कवर किया था। लेकिन अब आप देखिए, पहले इसको बड़े हल्के अंदाज में लिया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से 500 परिवारों के जो आशियाने हैं, वहां के अंदर से पानी निकलना शुरू हो चुका है और पानी निकलने के साथ साथ मोटी यानी 1 फीट के करीब की जो दरारें हैं वो पड़ गई है। 93 परिवार ऐसे हैं जिनको प्राथमिक विद्यालय में रिहेबिलिटेशन कर दिया गया है, यानी उनको दूसरी जगह पर शरण दे दी गई है। जिलाधिकारी मौके पर है, उन्होंने वहां पर विष्णु घाट परियोजना, एनटीपीसी के जल विद्युत प्रोजेक्ट में जो भी निर्माणाधीन कार्य थे, उन सभी प्रोजेक्टों को रोक दिया है। अब सरकार ने बड़ी तेजी के साथ इस पर काम करने का फैसला लिया और यही कारण है कि आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा और गढ़वाल कमिश्नर खुद इस समय मौके पर मौजूद हैं। जोशीमठ तहसील में वो मौजूद है और वहां पर जो तमाम भूगर्भीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, प्रशासनिक टीम जा रही है, राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि मंडल है वो वहां पर जा रहे हैं। आखिरकार इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि जोशीमठ एक पुराना शहर है, एक पुराना कस्बा है
वहां पर अचानक से भू धसाव की जो खबरें निकलकर सामने है उसमें सत्यता क्या है, कितनी सच्चाई है, को देखने के बाद लोगों की जमीन, पैरों तले जमीन निकल जा रही है जब देख रहे हैं कि घरों के अंदर से तकरीबन 4 इंच मोटा पानी निकल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से लोग इस ठिठुरन में, इस सर्द भरी रातों में कैसे रह रहे होंगे, कैसे नौनिहाल रह रहे होंगे, कैसे वो दूध मुहे बच्चे होंगे, कैसे माँ बाप रह रहे होंगे, किस प्रकार की समस्या होगी। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कुछ देर के बाद यानी 6 बजे का समय मुकर्रर किया है कि जब वो आज तमाम अधिकारियों के साथ जोशीमठ के भू धसाव के संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे और इसमें आपदा प्रबंधन सचिव के अलावा गढ़वाल कमिश्नर और आपदा प्रबंधन के अलावा मुख्य सचिव इसमें जुड़ेंगे, साथ ही साथ चमोली जिला प्रशासन और जिलाधिकारी चमोली जुड़ेंगे और उनसे पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि सभी परिवारों की जान माल की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए तमाम अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है कि जल विद्युत परियोजना के प्रोजेक्ट के कारण या ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट के कारण इस तरीके से जो बड़े बड़े ब्लास्ट किए गए थे उसके कारण से घरों में दरारें पड़ी हैं, जो भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है, उसके मद्देनजर सबसे पहले एनटीपीसी का काम रोक दिया गया है ताकि कोई भी निर्माणाधीन कार्य न हो सके और जो हालात पैदा हो गए उससे निपटने के लिए सरकार आज 6 बजे समीक्षा करने जा रही है। जी एसएन पंत, जोशीमठ से जो है बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। 500 से ज्यादा भवनों में दरारें हैं, जिसमें से 100 भवन ऐसे हैं जहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ लोगों को कहीं और भेज दिया गया है, कुछ लोग अभी भी इन घरों में फंसे हुए हैं। तो क्या कारण सामने आया है जोशीमठ के इन तस्वीरों के पीछे क्या कारण सामने है कि जोशीमठ में भू धसाव से लोगों के आशियाने ढहने वाले हैं? और इसके साथ ही मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि टूरिस्ट प्लेस को लेकर, जैसे टूरिस्ट प्लेस है जोशीमठ, लेकिन अब वहां पर पर्यटकों के जाना भी खतरे से खाली नहीं है, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर? नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड के आय का सबसे बड़ा साधन जल विद्युत परियोजनाएं थी, यानी बिजली पैदा करना, उत्तराखंड को भी रोशन करना और उत्तराखंड से बिजली पैदा करने के साथ ही देश के तमाम अलग अलग राज्यों में बिजली सप्लाई देना, यानी उसकी मोटी आमदनी राज्य सरकार की होती है। यही कारण है कि उत्तराखंड में कई सारे जल विद्युत परियोजनाएं चलती है और जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोजेक्ट चलते हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाते हैं। यही कारण है कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो विष्णुघाट जोशीमठ से आगे उस प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है और उससे बिजली की पैदावार शुरू होनी है। तो ऐसे जब ये डैम बनाया गया था उस समय भी कई सर्वे किए जाते हैं। कई सर्वे करने के साथ साथ जो तमाम सर्वेक्षण की टीम होती है वो वहां पर पहुंचती है, आईआईटी रुड़की की टीम मौके पर पहुंचती है, वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम मौके पर पहुंचती है, सभी अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या उत्तराखंड के पहाड़, जिनके लिए कहा जाता है कि जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5 में आते हैं, कच्चे पठारों की संज्ञा में उत्तराखंड के पहाड़ है, क्योंकि यहाँ पर उतने मजबूत पहाड़ नहीं है। अगर यहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है तो ब्लास्ट के कारण जहां पर आप ब्लास्ट कर रहे हैं वहां पर सड़क का निर्माण तो कर लेते हैं, लेकिन उससे कई किलोमीटर दूर तक उसका असर होता है और वहां पर जमीनें दरकनी शुरू हो जाती है, दरारें पड़नी शुरू हो जाती है और जैसे उसमें पानी का रिसाव होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर धसाव का काम शुरू हो जाएगा। ये इसका तकनीकी पहलू सामने आया है कि डैम के कारण इस तरीके की दुश्वारियां पैदा हुई है। दूसरा सवाल, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस है, पूरा उत्तराखंड ही अपने आप में टूरिस्ट प्लेस है और नववर्ष के मौके पर हर कोई चाहता है कि उत्तराखंड की शांत वादियों में आकर के वो लाइव स्नोफॉल देख सके या फिर वो इस तरीके से दूरस्थ इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच करके अपने परिवार के साथ कुछ सर्दियों की छुट्टियां बिता सके। इसके लिए लोग जोशीमठ भी जाते हैं और जोशीमठ में भी जिस प्रकार से टूरिस्ट जा रहे हैं उनको हालांकि पहले ही जागरूक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि जहां पर इस तरीके के भू धसाव की खबरें हैं वहां पर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनको दूसरे मार्गों के जरिए दूसरे स्थानों पर जाने के सुझाव राज्य सरकार के जरिए प्रशासन और पुलिस दे रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जोशीमठ के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। एक पुराना शहर है जोशीमठ और अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए जोशीमठ है जिसको लेकर राज्य सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, लेकिन इसमें असल जीत तब मिल पाएगी जब सभी लोग जो आज मुसीबत में हैं, सर्द रातों को बाहर ठिठुरने के लिए तैयार है, मजबूर है, ऐसे लोगों को अलग पुनर्वास नीति के तहत घर के बदले घर मिल जाए, जमीन के बदले जमीन मिल जाए, ताकि वो वहां से जो दहशत के माहौल में रोज मर्रा की जिंदगी जी रहे हैं वो उसका निदान हो सके, उस समस्या का समाधान हो सके। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत।
उत्तराखंड का चंपावत पुलिस थाना देश के श्रेष्ठ 3 पुलिस थानों में शामिल हुआ है। ये उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। 20 जनवरी को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री एसएचओ लक्ष्मण सिंह जगवाण को पुरस्कृत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उत्तराखंड में सीमांत गांवों को बॉर्डर टूरिज्म के जरिए आबाद किया जाएगा। इसके लिए इनर लाइन परमिट में छूट दी जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसको लेकर राज्य की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में योजना का विवरण पेश किया गया है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग को योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की पुलिस ने हाथी के 2 दांतों समेत तस्करों को गिरफ्तार किया है। दांतों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि दांतों का कुल वजन 760 ग्राम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तस्कर प्रतिबंधित वन्य जीव जंतु की तस्करी कर रहे थे। इसी दौरान एसटीएफ और कलियर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर यूपी के शाहजहांपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। मामला कलियर थाना इलाके के अजमेरी तिराहे का है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरशद हुसैन। अरशद, उत्तराखंड की रुड़की पुलिस ने हाथी के 2 दांतों समेत तस्करों को गिरफ्तार किया है और दांतों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, आपको बता दूं कि एसटीएफ और कलियर पुलिस ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। हालांकि बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि 30 लाख रुपए इन हाथी दांत की कीमत थी। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले आरोपी थे और यहाँ पर खरीद फरोख्त की तैयारी इनकी चल रही थी। उसी के चलते अजमेरी गेट से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है, आखिरकार ये दांत कहाँ से लाए और कहाँ बेचने का इनका कार्यक्रम था। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद अर्शद। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन काम करने वाले सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम अब क्रिकेटर ऋषभ पंत की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। इसके लिए फाउंडेशन की ओर से दिल्ली देहरादून हाईवे में दिल्ली से नारसन के बीच 172 किलोमीटर में लगे सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं। वहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से दुर्घटना का एक ग्राफिक्स भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही टोल नार्को से कार के गुजरने के समय का भी अध्ययन किया जा रहा है। शनिवार तक यह अध्ययन पूरा होने की उम्मीद है। टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली स्थित केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को ही देगी। ये रिपोर्ट गोपनीय होती है, जिसे बाद में ही मंत्रालय ही जारी करता है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को क्रिकेटर ऋषभ पंत मर्सिडीज से दिल्ली से रुड़की में अशोकनगर स्थित अपने घर आ रहे थे। तभी रुड़की से 21 किलोमीटर पहले नारसन के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राज्य के विपक्षी दलों और जन संगठनों की ओर से शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी सोनिका को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लोगों को बार बार बेघर करने की प्रक्रिया और हल्द्वानी के वन भूलपुरा में बन रहे हालात का विरोध जताया गया। सरकार से निवेदन किया है कि वहां जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए। उसके अलावा देहरादून और प्रदेश भर में जिस तरह से बस्तियों पर एकाएक बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है, जो कि मलिन बस्ती अधिनियम के खिलाफ है, उसमें 30 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। दोनों पक्षों की बात सुननी जरूरी। अगर अवैध कब्जा भी है किसी का तो उसमें भी अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है। पर न वन भूलपुरा में इसका ख्याल रखा गया, मात्र 1 हफ्ते का समय दिया गया। और चाहे आमवाला तरला हो, चाहे दूसरी जगह हो, तमाम जगह प्रदेश में एक माहौल ऐसा बन रहा है कि गरीब लोगों पर तो लाठी सरकार की चल रही है। जहां एक और प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं अब उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश में आगामी 11 जनवरी तक तापमान बढ़ने के आसार है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय इलाकों में भी ठंड का प्रकोप कम होने जा रहा है। हालांकि विक्रम सिंह ने यह भी बताया है कि आगामी 12 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जहां 12 जनवरी से अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश होगी, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होने की आशंका है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें तो आज आपकी जो है 6 तारीख हो गई है जनवरी की। तो आज से आगे आप देखेंगे जो 4 से 5 दिन का समय है, करीब 10 तारीख तक या 11 तारीख तक कह लीजिए, तो जो तापमान है वो बढ़ने वाले हैं। वेदर की कोई एक्टिविटी विशेष कुछ भी नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में भी जो कोहरा है उधम सिंह नगर या हरिद्वार में, तो वो कोहरा भी समाप्त होगा और कल से आप देखेंगे आज से ही बल्कि जो है तापमान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो दिन के समय खासकर जो शीत दिवस वाली स्थिति बनी हुई थी, कभी 4-5 दिन भी 6 दिन भी कल बात कर सकते हैं, पीछे थी ऐसी स्थिति, तो अब उसमें जो है ये कोहरा चला जाएगा, दिन के तापमान ठीक हो जाएंगे, सामान्य से ऊपर ही आने शुरू हो जाएंगे।
हाईकोर्ट के आदेशों के क्रम में लक्सर विकास खंड के दाबकी कला गांव में ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने एक नई पहल की। ग्राम प्रधान ने गांव में साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया, जिसमें गांव में बने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों में शामिल महिलाओं और गांव के लोगों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नैनीताल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गाँव में सफाई का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें गाँव के अंदर नालियों की साफ सफाई और ठोस कूड़ा होता है, उसके निस्तारण के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के नैनीताल के आदेश के अनुसार अपने गांव में सर्वप्रथम सफाई का अभियान शुरू किया है। ये ठोस जो कूड़ा होता है उसके निस्तारण के लिए और गांव की नालियों की साफ सफाई के लिए ये कार्यक्रम शुभारम्भ किया है। और इसकी सहायता लिए हमने हमारे यहाँ पे स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के बने हुए, एक उजाला स्वयं सहायता समूह और एक जय रविदास। ये हमारे वीरेंद्र प्रधान जी ने हमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक कार्य दिया है। ये कार्य बहुत अच्छा है और हम सभी महिलाओं का सपोर्ट है इसमें। इस कार्य को हम सभी महिलाएं करना चाहती हैं और प्रधान जी का धन्यवाद। काशीपुर के ग्राम पैगा में सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसके तहत गांव से गुजर रही महादेव नहर की सफाई नहीं होने से गांव के सैकड़ों किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन में गेहूं की फसल चौपट हो गई है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तुमड़िया डैम से निकलने वाली नहरों से उत्तराखंड और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को किसानी के लिए पानी की उपलब्धता होती है, मगर तुमरिया डैम से निकलने वाली महादेव नहर का पानी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती पैगा गांव के किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उनका ये कहना था कि तुमरिया डैम से जो पैगा की तरफ महादेव नहर आती है, इसमें पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा है। तो इसमें सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कार्रवाई करने के लिए, और जो शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि नहर में झाड़ियाँ होने की वजह से पानी जो है खेतों में आ गया, तो इसकी जाँच कराई जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसकी भी जाँच कराई जाएगी और नहर में जो रुकावट है उसको हटाने का प्रयास किया जाएगा। मैं तेजपाल सिंह बोल रहा हूँ। गांव पैगा में मेरी भी काश्तकारी है, खेती की भूमि है, और ई चौपाल के गांव पैगा में ई चौपाल का वो लगा था कैंप। यहाँ डीएम साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी, एसडीएम साहब यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने गांव वालों ने मिलकर के प्रार्थना पत्र दिया था कि नहर विभाग की जो सफाई है, घास उगाती है, तो सफाई की जाए ताकि इसमें पानी का मतलब पानी ऊपर नहर पर ना आए। लक्सर कोतवाली के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने विद्यालय की टीचर दीवार को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। विद्यालय में चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली में पहुंचे स्कूल के प्रधानाध्यापक महबूब हसन ने बताया कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय के अंदर बनी रसोई का रोशनदार तोड़कर रसोई में रखा हुआ गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। यहाँ तक कि रसोई में रखी चीनी पत्ती तक की चोरों ने चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार चोर विद्यालय को निशाना बना चुके हैं। ये भी पहले 2 सिलेंडर उठ गए थे, 3 कुंटल लगभग चावल उठते थे, और जो और बर्तन उठ गए थे, थाली वगैरह। उससे पहले एक पुरानी बिल्डिंग में उसके जंगले पाड़ लिए थे, उसकी भी मैंने सूचना दी गई थी। और अब फिलहाल सर्दी की छुट्टी चल रही है, इसमें भी उसका अनुसंधान तोड़ करके रसोई घर में उसमें सिलेंडर चीनी रखी थी कुछ, और कुछ चाय की पत्ती थी वो उठाने, और कक्षा 4-5 कमरे में बच्चा सा खेत है वो पाड़ा गया, उसमें से लगभग 20 किलो के करीब चावल थे वो उठाए। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी टीम ने 2 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बदमाश रियाजुद्दीन पर 1 लाख का फरार इनामी बदमाश था, जबकि दूसरा रमन कपूर पर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि 50,000 का फरार इनामी बदमाश रमन कपूर कुमाऊं ज्वेलर्स के स्वामी पर फायरिंग किए जाने के मामले में फरार चल रहा था। वहीं दूसरा 1 लाख का इनामी बदमाश घोड़ा सहन गैंग का सदस्य है, जिसे पुलिस ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है।
अगर देखा जाए तो पहला जो मामला है उसको हमने गोरखपुर से अरेस्ट किया। हमारी जो एसओजी की टीम और आपका हल्द्वानी कोतवाली की टीम है, ये रियाजुद्दीन है, 1 लाख का इनामी है। इस पे 2018 में इसने ठंडी सड़क पे जो शोरूम था वहाँ से करोड़ों के मोबाइल की जो चोरी हुई थी नकबजनी, उसमें ये वांटेड चल रहा था। और ये हमारी टीम के द्वारा इस पे लगातार कार्रवाई की जा रही थी और गोरखपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो मामला था वो रमन जो आपका कुमाऊं ज्वेलर्स पे गोलीबारी में इन्वॉल्व था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामी था। इसमें कालाडूंगी पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और ये इस प्रकार जो है 2 बड़े इनामी बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में भूदसाव पर गंभीर धामी सरकार, सचिवालय में मुख्यमंत्री लेंगे उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों के साथ करेंगे हालात पर मंथन। हाथीदांत तस्करी पर खाकी का शिकंजा, रुड़की पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, हाथी के 2 दांत भी बरामद, 30 लाख बताई जा रही कीमत। उत्तराखंड की उपलब्धियों में जुड़े 4 चांद, देश के टॉप 3 थानों में शामिल हुआ बनबसा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जताई खुशी। सोलह मार्च से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम, उत्तराखंड बोर्ड ने जारी की डेट शीट, 6 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षा। हाड़ कपाने वाली ठंड ने जनजीवन को किया सुन्न, शीतलहर से कांपे लोग, किसान और बागबानों में दिखी मायूसी, हालांकि आने वाले दिनों में मिलेगी राहत।